मॉडल सेट 1 का ही ज्योग्राफी है, जो कि ज्योग्राफी में भी 40 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मॉडल सेट 1 का ही है। कौन सा सही है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा पूछेंगे। जोजिला दर्रा जो है कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जो कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन जो है यह भूमि परिणाम से परे है, मतलब भूमि परिणाम से परे है, और यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, मतलब भूमि परिणाम से संबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन जो यह भूमि परिणाम से संबंधित नहीं है, यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन जो है यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा और यह भूमि परिणाम से परे है। अब है 43 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का, किस पवनों का? तो दाएं पवनों का जो विक्षेपण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का जो विक्षेपण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का जो विक्षेपण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का जो विक्षेपण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का जो विक्षेपण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन। अब है कि मखरेला या लेटेराइट मिट्टी को विकास किसका परिणाम होता है? मतलब मखरेला या लेटेराइट मिट्टी का जो विकास होता है और किसके परिणाम से होता है? तो निथरण या लीचिंग के परिणाम से होता है। मखरेला या लेटेराइट मिट्टी का जो विकास होता है वो किसके परिणाम से होता है? तो निथरण या लीचिंग के परिणाम से होता है। मखरेला या लेटेराइट मिट्टी का जो विकास होता है वो किसके परिणाम से होता है? तो निथरण या लीचिंग के परिणामों से होता है। अब है अगला क्वेश्चन 45 नंबर का कि सवाना की वृद्धि के लिए जो कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु को मानी जाती है। सवाना की वृद्धि के लिए कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु को मानी जाती है। सवाना की वृद्धि के लिए कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु को। सवाना की वृद्धि के लिए कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु को। सवाना की वृद्धि के लिए कौन सी दशा जो कि आदर्श मानी जाती है? तो लंबी शुष्क ऋतु वाला और उष्णार्द्र जलवायु वाला को माना जाता है। अब है 46 नंबर क्वेश्चन कि सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है, सागर तल जो है वह धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीपों को घेरता है तो क्या कहलाता है? तो महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है, सागर तल जो है वह धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, वह क्या कहलाता है? तो शेल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। अब है 47 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन सी ऊर्जा है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? परमाणु ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है?
कौन सा ऊर्जा है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सी ऊर्जा है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा है। अब है 48 नंबर क्वेश्चन कि कौन से शहर है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कहाँ पर? तो भारत देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऐसा कौन सा शहर है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है? शहर की बात कर रहा है तो पुरी है, चेन्नई है। पूरी खाएंगे तो चिन्हल आदमी के पास जाके, वो किस महीने में, विशाखा नाम का जो लड़की होगी उससे उसको हम पहचानते रहेंगे तो उसके पास जाके हम पूरी खाएंगे, क्योंकि हमको विशाखा को हम चिनते हैं, अच्छा से चिनते हैं, इसीलिए उसके पास जाके हम क्या करें, विशाखा के पास जाके हम पूरी खाएंगे। इसलिए पूछेंगे कि भारत देश के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा शहर है? भारत देश के पश्चिमी तट पर जो स्थित है वो कौन सा शहर है? तो पूरी है। आप पूरी खाएंगे किसके यहाँ? जिसके यहाँ चिन्हेंगे जिसको हम, उसके यहाँ, उसमें भी विशाखा के यहाँ खाएंगे। इसलिए पूरी, चेन्नई और विशाखापट्टनम है। कौन से शहर है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पूरी, चेन्नई और विशाखापट्टनम है। अब है 49 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर ठंडी धाराएं बहती है। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं, इसलिए मरुस्थल पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागरीय ठंडी धाराएं बहती है। पूर्वी तटों पर क्या होती है कि व्यावसायिक पवन चलते हैं, पूर्वी तटों पर व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है। इन्हीं कारणों से महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थल का विस्तार होते जा रहा है। पूछेंगे कि महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थलों का विस्तार होता है, क्यों? तो इसलिए होता है महाद्वीप के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थलों का विस्तार क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं पश्चिम की ओर और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है। इन्हीं कारणों से महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है। महासागर की ठंडी धाराएं बहती है पश्चिमी तटों पर और पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती है। अब है 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि वो क्वेश्चन है कि शहर सुदूर। 50 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा शहर सुदूर जो कि पूर्व में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। कौन सा शहर सुदूर है जो कि पूर्व में स्थित है? तो लखनऊ है। कौन सा शहर सुदूर है जो कि पूर्व में स्थित है? तो लखनऊ है। कौन सा शहर सुदूर है जो कि पूर्व में स्थित है? शहर की बात कर रहा है, तो कौन सा शहर सुदूर है जो कि पूर्व में स्थित है? तो लखनऊ है। जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई नहीं, ये लखनऊ है जो कि पूर्व में स्थित है। अब है 51 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है? सबरीमाला की तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है। कौन सी नदी है जो सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो पेरियार नदी है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। तीर्थ
सबरी जो है बहुत पेरा गई। इसके बाद जाके उसको राम भगवान मिले थे, वो भी यात्रा करके राम भगवान आए थे। इसके बाद ही सबरी को जो है कि राम भगवान मिले थे, बहुत पेरा गई थी तब जाके। इसलिए सबरी माला की वार्षिक तिथि यात्रा से जुड़ी हो कौन सी नदी है? तो पेरियार नदी है। कौन सी नदी है जो कि सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो पेरियार नदी है। कौन सी नदी है जो कि सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो पेरियार नदी है। अब है 52 नंबर क्वेश्चन, जो कि मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। मुंबई की अपेक्षा मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मुंबई पवना भी भूमुखी है। क्योंकि मुंबई जो है वह पवना भी मुखी है। पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि पुणे की अपेक्षा मुंबई में जो है अधिक वर्षा होती है। पुणे की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मुंबई में पवनाभिमुखी है। मुंबई जो है वह पवनाभिमुखी है, क्योंकि पुणे अधिक ऊंचाई पर है। क्योंकि मुंबई एक तटीय शहर है। या पुणे में मुंबई की अपेक्षाकृत वनस्पति अधिक है? नहीं, मुंबई में पवनाभिमुखी है। मुंबई जो है पवनाभिमुखी है। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है। पुणे की अपेक्षाकृत जो है मुंबई में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मुंबई जो है पवनाभिमुखी है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड जो है वह किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब है 54 नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जादूगोड़ा लिखा हुआ है, जादूगोड़ा भी रहता है और जादूगोड़ा में स्थित है। भारत की जो है सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान, भारत की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है यूरेनियम खान जो है कहाँ पर स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा में स्थित है। भारत की जो है सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम जो कि जादूगोड़ा में स्थित है। अब है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन, सही कथनों का चयन कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथनों का चयन कीजिए, जो कि माउंट जो है केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। यह कैक्टस के पौधे सदाबहार पवनों में पाए जाते हैं। कैक्टस के जो पौधे हैं वो सदाबहार पवनों में पाए जाते हैं। इनमें से हमको पूछ रहा है कि कौन सी कथन जो है सही है, यह हमें पूछ रहा है। तो ये जो है माउंट केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल सही है। माउंट केटू जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। माउंट केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू जो है क्या है? पूछेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो माउंट केटू नाम है। भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो माउंट केटू नाम है। इसके बाद है कि सुंदरबन जो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ये भी पता है कि सुंदरबन जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कैक्टस के जो पौधे होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सदाबहार वनों में जाए। क्या लोग सदा करते रहे ना, तेला का कैक्टस के पौधे जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कैक्टस के पौधे जो कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कैक्टस के पौधे जो कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अब है अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जीव मंडल रिजर्व
नंदा देवी, भारत का जीव मंडल रिजर्व जो है नंदा देवी, जो कि यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जो है ये यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का जीव मंडल रिजर्व, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी नाम की, जो कि यूनेस्को में है, वह यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। यूनेस्को के जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का जो जीव मंडल रिजर्व है वो नंदा देवी, जो कि यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का जो जीव मंडल रिजर्व है वो नंदा देवी नाम की यूनेस्को में है, जो कि यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अब है 57 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वीप आयरलैंड ऑफ मैन, मानव द्वीप यानी आयरलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? तो उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। मानव द्वीप जो है आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? मानव द्वीप या आइलैंड ऑफ मैन जो कहाँ पर है? मानव द्वीप का है या आइलैंड ऑफ मैन का है? आइलैंड ऑफ मैन का है या मानव द्वीप का है, जो कहाँ पर है? तो उत्तरी, मानव से उतरेगा इसलिए उत्तरी आयरलैंड, और से आइलैंड, तो मान लो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन जो है कहाँ पर है? तो उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। मानव द्वीप आइलैंड जो है ऑफ मैन जो कहाँ पर है? तो उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। मानव द्वीप का है या आइलैंड ऑफ मैन का है? मानव द्वीप का है या आइलैंड ऑफ मैन का है, जो कि कहाँ पर है? तो उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। अब है 58 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो 66.5 डिग्री पर रहता है। पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश है 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो 66.5 डिग्री पर रहता है। पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर जो है पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश जो कि 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो 66.5 डिग्री पर रहता है। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश जो है 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो 66.5 डिग्री पर रहता है। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो 66.5 डिग्री पर रहता है। अब है 59 नंबर क्वेश्चन कि पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? पवन वेग को जो है किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी से नापते हैं। ताप मापी से, वायुवेग मापी से, आर्द्रता मापी से नहीं, पवन वेग मापी से ही मापते हैं। पवन वेग को हम किस यंत्र से मापते हैं? पवन वेग को हम जो है किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी यंत्र से मापते हैं। पवन वेग को हम जो है किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी यंत्र से मापते हैं। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी यंत्र से मापते हैं। पवन वेग को हम किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी यंत्र से मापते हैं। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी यंत्र से मापते हैं। अब है पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक हुआ। सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक हुआ है। सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक हुआ है। पश्चिम से
पूर्व की ओर हिमालय का जो विस्तार हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की विस्तार पूछ रहा है। किसका विस्तार पूछ रहा है? तो हमें हिमालय का विस्तार पूछ रहा है। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो सिंधु घाटी से लेकर देहांत घाटी तक हुआ है। सिंधु घाटी से लेकर देहांत घाटी तक हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो सिंधु घाटी से लेकर देहांत घाटी तक हुआ है। अब है कि 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टोरनेफो में होता है। किस में होता है? टोरनेडो में होता है। किस में होता है? टोरनेडो में होता है। किस में होता है? टोरनेडो में होता है। किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टोरनेडो में होता है। किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टोरनेडो में होता है। किस में जो है सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टोरनेडो में होता है। किस में जो है सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टोरनेडो में होता है। किस में किस सबसे अधिक जो है वायु वेग होता है? तो टोरनेडो में होता है। किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टोरनेडो में होता है। अब हम अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वह मृदा जल, 62 नंबर क्वेश्चन है कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो गुरुत्वीय जल है। कौन सा जल है? कोशिका जल, आसंजक जल या यौगिक जल? नहीं, सबसे अति आवश्यक जो है गुरुत्वीय जल है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो गुरुत्वीय जल है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो गुरुत्वीय जल है। अब है अगला क्वेश्चन अब हम 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्ष में जो है कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो पर्णपाती वन है। कौन सा वन है? पर्णपाती वन है। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम या अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? पत्तियों नहीं रह पाता है, पत्तियों से दूर हो जाते हैं, तो वो पर्णपाती वन होते हैं। कौन से वन होते हैं? पर्णपाती वन होते हैं। अब है 64 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय, मतलब खाद्य श्रृंखला से क्या अर्थ है? इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? किसके द्वारा ऊर्जा जो है अंतरण होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा, उसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। भूगर्भ से धरातल की ओर नदी नहीं, एक जीव से दूसरे जीव में जो स्थानांतरित होता, अंतरण होता, उसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब है 65 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो हरदोई नहीं है। कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो हरदोई जो कि नहीं स्थित है, ये जिला है। हरदोई क्या है? ये जिला है। हरदोई जो है क्या है? ये जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। पीली भाती ये जो तराई क्षेत्र में है, बहराइच तराई क्षेत्र में है, और लखीमपुर जो है ये भी कहाँ पर है? तराई क्षेत्र में है, जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है। लेकिन कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो हरदोई है। कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो हरदोई है। कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो हरदोई है। अब है 66 नंबर क्वेश्चन, जो कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका प्रभाव नहीं पड़ता? भारत की जलवायु की बात कर रहा है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से
किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता है। और किस किस का प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है, तो मानसूनी का पड़ता है, भूमध्य रेखा का सानिध्य का पड़ता है, और हिंद महासागर का अस्तित्व का पड़ता है। भारत की जलवायु पर जो है किस किस का प्रभाव पड़ता है, तो मानसूनी का पड़ता है, भूमध्य रेखा का सानिध्य का पड़ता है, हिंद महासागर का अस्तित्व का पड़ता है। लेकिन महासागरीय धाराएं का प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता है। भारत की जलवायु पर जो है किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो महासागरीय धाराएं का प्रभाव जो कि नहीं पड़ता है। अब ये भारत के किस राज्य में, भारत के जो है किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध हैं, तो बिहार के नवनिर्मित झारखंड में। कहाँ पर है? बिहार के नवनिर्मित झारखंड में है। पूछेंगे कि भारत के किस राज्य में कोयले का विशालतम भंडार सुरक्षित है, तो बिहार के झारखंड में है। कहाँ पर है? बिहार के झारखंड में है। अब है अगला 68 नंबर क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। भारत के यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 68 नंबर कि किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। मतलब कौन सा राज्य है जिसकी सीमा, उस राज्य की सीमा बिहार में, मतलब बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। मतलब बिहार में जो जितना जिला है उस जिलों में से अधिकतम जिलों से सटा हुआ है, वह भारत की कौन सी राज्य सीमा है। भारत की कौन सी राज्य सीमा जो कि बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। 68 नंबर क्वेश्चन है जो कि झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है, जो कि भारत के किस राज्य में जो कि राज्य सीमा जो कि बिहार के अधिकतम जिलों से सीमा रेखा बनाती है, तो झारखंड है। अब है मैक मोहन रेखा। क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन है कि मैक मोहन रेखा भारत तथा किस देशों को जोड़ता है। एक तो भारत को जोड़ता है, दूसरा किस देशों को जोड़ता है, तो चीन को जोड़ता है। इसका ट्रिक है, मैक देंगे हम, जो कि मैक मोहन रेखा जो है, जो कि मैक मोहन रेखा भारत तथा किस देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। अब है 70 नंबर क्वेश्चन कि स्वेज नहर जो है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। तो स्वेज कहे तो भुल्ला, स्वेज कहे तो इसका ट्रिक हो जाता है भुल्ला। इसका ट्रिक क्या हो जाता है, तो भुल्ला हो जाता है। भूला, भू से हो गया भूमध्य सागर, और ला से हो गया लाल सागर। स्वेज नहर कहे स्वेज तो भुल्ला, स्वेज कहे तो भुल्ला, स्वेज कहे तो भुल्ला। तो लगा स्वेज नहर जो है किस किस को जोड़ती है, तो भुल्ला, भू से हो गया भूमध्य सागर, और ला से हो गया लाल सागर। तो स्वेज नहर जो है किस किस को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब है अगला क्वेश्चन 71 नंबर, जो क्षुद्र ग्रह है, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो एस्ट्रॉइड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड कहा जाता है, जो कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है किन के बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच लगाते हैं। या तो ऐसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच आते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच आते हैं। और क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड भी कहा जाता है। अब है अगला क्वेश्चन 72 नंबर का, जो कि पूछ रहा है कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो
आइसोथर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है? तो आइसोथर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। किसी नक्शे पर बात कर रहा है कि नक्शा मतलब मानचित्र, किसी नक्शे या मानचित्र पर एक निश्चित समय पर समान ताप की बात कर रहा है। समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। अब है 73 नंबर क्वेश्चन। अब है 73 नंबर क्वेश्चन, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1986-87 इसे संबोधित करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो है किसे संबोधित करता है? तो CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाता है। CFC का प्रयोग को क्या करता है? मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रयोग को घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाता है। वो कौन बचाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो कि किसको संबोधित करता है? तो CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाता है। कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर S के आकार जैसा है? कौन सा महासागर है जो कि अंग्रेजी अक्षर S के आकार के जैसा है? तो अटलांटिक महासागर है। पूछोगे कि अटलांटिक S आकार के जैसा कौन सा महासागर है? कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर जो कि इस आकार का है, अटलांटिक महासागर। पूछेंगे कौन सा महासागर है जो इस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है जो कि इस आकार का है? तो अटलांटिक। इस नाम से जिसका एस नाम रहता है वो हमेशा हर काम में अटक जाता है, इसलिए इस आकार का जो है कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। अब है अगला क्वेश्चन 75 नंबर का, जो कि हम अब देखेंगे। इसमें है कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए, मरुभूमि की बात कर रहा है कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षरोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। एक तरफ क्या किया जाता है कि सबसे छोटा वृक्ष जो है मरुस्थल की ओर रोपा जाता है, और दूसरी तरफ क्या जैसे कि सबसे ऊंची वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण का क्या नाम दिया जाता है? इस तरह के रोपण को किस नामों से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो बात रोध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो बात रोध के नाम से मानते हैं। मरुभूमि के विस्तार को रोकने के मतलब मरुस्थल का जो विस्तार होते जा रहा है, हम उस मरुस्थलों से बचाव होने के लिए, मरुस्थल का विस्तार ना हो इसके लिए वृक्षरोपण पट्टियों मतलब वृक्ष का जो है रोपण किया जाता है, और खंडों में किया जाता है, खंड बाय खंड किया जाता है। एक तरफ क्या किया जाता है, सबसे छोटे वृक्ष को मरुस्थल की ओर रोपा जाता है, और दूसरी ओर सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण को किस नाम से जाना जाता है? इस तरह के रोपण को तो बात रोध के नामों से जाना जाता है। अब है 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि भारत के मध्य 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी, यमुना गंगा में मिलने वाली नदी को निम्नलिखित में से कौन सी है? जो कि बेतवा नदी है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली जो नदी कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी है। मध्य भारत से निकलकर गंगा और यमुना में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी है। अब है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है कि कोई डोर
कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं के चारा का उपभोग कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। मतलब कोई डेयरी किसान है जो किस तरह से अपने पशुओं को चारा का उपभोग कम कर देता, मतलब चारा को भी कम कर देगा और दूध उत्पादन को भी, और दूध का जो वृद्धि है वो भी अधिक बढ़ा लेगा। वो किस कारण से था? हार्मोन सेवन द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन सेवन द्वारा। मतलब कोई डेयरी किसान है जो कि अपने पशुओं को चारा कम कर देगा, लेकिन चारा कमने के बावजूद भी वो दूध की मात्रा जो है बढ़ा लेगा। वो किसके द्वारा बढ़ा सकता है? तो हार्मोन सेवन के द्वारा बढ़ा सकता है। हार्मोन सेवन के द्वारा वो क्या करता है? वो बढ़ा सकता है। अब है 78 नंबर क्वेश्चन कि भारत के जो है किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो केरल में है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो केरल में है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो केरल में है। अब है 79 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेऊ की ओर रेल मार्ग में बिहार के अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? पीरपैंती रेलवे स्टेशन है। मतलब भागलपुर से मिर्जा चेऊ की ओर रेल मार्ग में, मतलब रेल मार्ग की यह बात कर रहा है, तो रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। बिहार का जो अंतिम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा स्टेशन है? तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन। बिहार का जो अंतिम रेलवे स्टेशन है कौन सा रेलवे स्टेशन है? पीरपैंती रेलवे स्टेशन है। बिहार का जो अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन है। भागलपुर से मिर्जा चेऊ की ओर रेल मार्ग में, भागलपुर से मिर्जा चेऊ की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन नाम है। अब है 80 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मुहाना और लीलांजन नदी के बनती है। मोली। देखो, फाल्गुन माने फागुन। अब फागुन में जो होली होता है तो लोग क्या करता है, एक दूसरे से मिलता ही है ना, मिलता है तो मतलब मिलना, या मोली मतलब मिलना। तो लोग का मिलना क्या होता है? मौ से हो गया मोहाना, और ली से हो गया लीलाजन नदी होता है। मौ से क्या हो गया? मोहाना, और ल से क्या हो गया? लीलाजन नदी होता है। मौ से मोहाना और ल से हो गया लीलाजन नदी। मौ से क्या होता है? मोहाना, और ल से हो गया लीलाजन नदी होता है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी को फल्गु है। बिहार पूछेंगे कि बिहार में से कौन सी नदी है जो पवित्र नदी है? तो फल्गु नदी है। बिहार में से कौन सी नदी है जो कि पवित्र नदी है? तो फल्गु नदी है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बहती है? तो मोहाना और लीलाजन के नदी से बहती है। मोहाना लीलाजन के नदी से बहती है। अब ये ज्योग्राफी मॉडल सेट 1 का 40 प्रश्न थे जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का पढ़ेंगे। हिस्ट्री सामान्य अध्ययन का पढ़ लिए हैं और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का बचा है जो कि मॉडल सेट 1 का ही अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे।